अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अरसा दराज से पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं आई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज कौमी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स का 118 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस बड़ी कामयाबी पर जहां पूरा पाकिस्तान खुश है, वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के हरीफ इंडियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की वालिदा ने अरशद नदीम को अपना बेटा करार दिया। मुल्क भर में अरशद नदीम की कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के इनामात का ऐलान किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कौमी असेंबली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद पेश कर दी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। जवान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। अरशद नदीम ने साबित किया कि वसाइल की कमी कामयाबी के जुनून को कम नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आज से 40 साल कबल ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हॉकी टीम आज जवाल का शिकार क्यों है? स्क्वॉश के मुकाबलों में कई दिहाइयों तक नाकाबिले तस्खीर रहने वाला पाकिस्तान अब कहाँ खड़ा है? हमारे हुक्मरान दावा करते हैं कि लियारी के बच्चे फीफा वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बच्चों को वसाइल फराहम करने का भी किसी ने कभी सोचा है? खेलों के मैदान में हम दुनिया को लीड करने वाले आज पीछे क्यों रह गए हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक ओलंपियन ताहिर ज़बान साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर ज़बान साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, इंतहाई ये पुरमसरत मौका है, खुशी का माहौल है और बड़ी देर बाद पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। अरशद नदीम ने तमाम तर वसाइल की कमी के बावजूद जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि बुलंद नहीं किया, एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस पे पहले क्या कहेंगे? मैं आपके जज्बात और कमेंट्स जानना चाहूंगी। बड़ी खुशी का मकाम है हम सब के लिए। हम एक प्राउड नेशन फील कर रहे हैं अपने आप को कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर 32 साल बाद हमने ओलंपिक्स में मेडल जीता है दोबारा से, और 40 साल बाद हमने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरशद नदीम ने एक तारीखी परफॉर्मेंस दी है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अरशद नदीम का शुक्रिया अदा करते हुए, उसकी फैमिली का शुक्रिया अदा करते हुए, उसके कोचेस, ऑर्गेनाइजर्स, जिसने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज हमें ये मौका मिला है कि हम एक इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और आने वाली जश्न आज़ादी का जो अल्लाह हो जाएगा, ये मेडल जीतकर मैं पूरी कौम को यौम आज़ादी का तोहफा देना चाहता हूँ और यौम आज़ादी का नाम करता हूँ। तो एक बड़ा अच्छी फीलिंग्स है, खुशी का मकाम है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस खुशी के मकाम के बदौलत में चाहिए कि इस मौके को हम पॉजिटिवली यूज करें और अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में, उसको बेहतर करने में, प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करने में जो भी बेहतर मनसूबा साजी की जा सकती है वो गवर्नमेंट को चाहिए और जो फेडरेशन है उनको चाहिए करें, ताकि आने वाले वक्तों में हम अरशद नदीम जैसे और हीरो पैदा कर सकें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2005 से अरशद नदीम साहब जो हैं वो ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अब देखने और सुनने वालों को शायद हैरानगी भी होगी कि उनके पास वो वसाइल मौजूद भी नहीं थे जो शायद उनके साथ जो मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी थे उनके पास जो सपोर्ट और बैकअप मौजूद था। ऐसा क्यों होता है? क्रिकेट हो गया तारिर साहब, या हॉकी हो गई, हॉकी की एक बड़ी ग्लोरीफाई हमारी हिस्ट्री रही है, या स्क्वॉश हो गई, और इवन अभी ये जो मामला हुआ है, हमें बाद में क्यों होश आती है? हमारी गवर्नमेंट्स पहले क्यों नहीं इस चीज़ को इसका ख्याल रखती, टेक केयर करती? बड़ा अच्छा सवाल है। अब जाहिर है वजह तो अरशद नदीम की जो परफॉर्मेंस है बनी है, उसका गोल्ड मेडल जीतना वजह बनी है, लेकिन हमें मौका मिला है कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात कर सकें, जिसका आपने बड़ा राइटली अभी जिक्र किया है
کہ جو پہلے کے مراحل ہیں یہاں تک پہنچنے سے، اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے اس کی جو تیاری کے مراحل ہیں، وہ کوئی بھی سپورٹس ہو، انڈیویجول سپورٹس ہو یا ٹیم سپورٹس ہو. دیکھیں نا ہاکی نے کتنے ڈالرز جیتے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، 3 اولمپک میڈل، گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں، 4 ورلڈ چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہیں. ابھی بھی ہاکی ایک ایسی ٹیم سپورٹس ہے جو آنے والے وقت میں آگے بھی گولڈ میڈل جیت سکتی ہے. لیکن کیوں ہم زبو حالی کا شکار ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا ہوگا. حکومت کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کریں. ان کو جو وہ ٹیکس جمع کرواتے ہیں انکم ٹیکس کی صورت میں، اس میں ان کو ریبیٹ دیا جائے. 50% ان کو ان کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ اپنا جو 50% ٹیکس کا حصہ ہے گورنمنٹ ان سے 100% لینے کی بجائے 50% لے اور باقی 50% وہ سپورٹس کے اوپر لگائیں. نیشنل فیڈریشنز کے ساتھ کام کریں، انڈیویجولز کو ٹرین کرنا تیار کریں. کوئی بھی ڈپارٹمنٹس لے لیں ہمارے، دیکھیں سب سے بڑی اٹریکشن تھی، آج نیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، میرے دوست شہباز سینئر جنرل مینیجر ہوں گے پی آئی میں، اسی طرح کچھ دوست کسٹم میں کلیکٹر کی پوزیشنز پہ ہیں. یہ ساری جابز ہمیں نیشنل سپورٹس کی ہاکی کی وجہ سے ملی ہیں. یہ بہت بڑا چاند تھا، لیکن اب یہ چاند ختم ہو گیا ہے، اس لیے سپورٹس کی طرف لوگ کم آتے ہیں. اس لیے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ نیشنل سپورٹس پالیسی ایسی بننی چاہیے جس میں ریوارڈز اور انسینٹیوز دیے جائیں، چاند کریٹ کیا، کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے، ہائی پرفارمنس سینٹر بنائے جائیں، ڈیولپمنٹ سینٹر بنائے جائیں. اب دیکھیں نا کہ کتنا یہ سپورٹس کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی طاہر صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ ایشو یہ ہے، جو میرے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ارشد ندیم کی کامیابی بہت بڑی ہے اپنی جگہ پر، نو ڈاؤٹ. ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی اب حاصل ہوگی، ان کو شاید کچھ ایڈز بھی ملیں، ان کو فائنینشلی برڈن بھی جو ہے ان کا کم ہو جائے گا. لیکن پاکستان جو کہ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں، ٹاپ ریٹڈ کنٹریز میں شامل ہے، ٹاپ 5 ٹاپ 6 میں 7 کھلاڑی صرف آپ کے بھیجے گئے اولمپکس کے مقابلوں میں. یہ بڑی شرم کی بات ہے، اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی. آپ نے بڑے درست فرمایا. لیکن مجھے بتائیں کہ جو سہولتیں مل رہی ہیں ارشد شریف کو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو ہم اپنے بچوں کو یہ سارا قصہ سنائیں گے اور اس وقت ارشد ندیم کی جو حالت ہے خدا نہ خواستہ وہ پھر ہم قابل رحم سمجھیں گے؟ ہمارے ہیروز کو پرزرو کرنے کا ٹائم نہیں آ گیا؟ نہیں، ٹائم آ گیا. میں سمجھتا ہوں دس از ہائی ٹائم. اللہ نہ کرے ایسا ہو فیوچر میں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے نیشن سنبھالیں. دنیا میں اگر اپنے ملک کا نام ہم نے ایک بڑے اسٹرانگ امیج ڈیولپ کرنی ہے اپنے ملک کی، تو یہ سپورٹس کا ایک ایسا میڈیم ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اس وکٹری کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، اگر میاں چنو سے تعلق ہے ارشد ندیم کا، وہاں پہ اگر ہم ایک ڈیولپمنٹ اور ہائی پرفارمنس سینٹر بنائیں، وہاں کے جو ینگسٹرز ہیں سارے خطے کے، نہ صرف اس خطے کے بلکہ پورے پاکستان کے جو انڈیویجولز ہیں، وہ اگر یہ دیکھیں گے جتنے اس کے ریوارڈز ملے ہیں، کہ اگر ہم نے پورے ٹائم لائف میں 15-20 سال پڑھ کے بھی کیریئر ہی بنانا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سپورٹس کی طرف آتے ہیں جس کو ہم ایز اے پلان اور اس میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ لیکن یہ حکومت چاہیے کہ نیشنل سپورٹس پالیسی بنائے، ڈپارٹمنٹس کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کو جو ہے پابند کرے کہ وہ جابس دیں پلیئرس کو، ان کے لیے اٹریکشن کریٹ کریں. کیا یہ مشکل کام ہے کہ کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو یا کسی بھی ایک چینل کو کی بات ہی کر لیتے ہیں کہ ان کو کہتے 4 انڈیویجولس کو لے لیں، 4 جیولن تھرو لے لیں، کسی کو 100 میٹر کے اسپرنٹر دے دیں، اور کسی بڑے ڈپارٹمنٹ کو کوئی ایک ٹیم سپورٹس دے دیں کہ آپ نے 4 سال تک ان بچوں کو جو ہے لک آفٹر کرنا ہے اور ان کو اولمپک ایتھلیٹ بنانا ہے. تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ 4 سال لگاتار کام کریں گے تو بہتر رزلٹس آئیں گے، اور ارشد ندیم جیسے اور ہیرو بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ صرف ایک اچھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ میں فکر لے آئیں، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، پروفیشنل ایتھکس کو فالو کریں، سیاست کو دور کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت زرخیز ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ارشد ندیم جیسے بہت سارے ہیرو فیوچر میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم پالیسیز بنائیں، پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ویلفیئر پہ کام کریں، تو ہم بہت سارے ہیرو پیدا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، آئی ٹوٹلی اگری. بہت شکریہ طاہر زمان صاحب. مجھے وہ 2009 T20 کا ورلڈ کپ پاکستان کا یاد آ گیا. جب جیتا تھا تو پوری قوم اتنا جشن منا رہی تھی، سڑکوں پر آ گئی تھی. لیکن اب ہم اس خوشی کو دیکھتے ہیں اور ابھی کی قومی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو بہت برا محسوس ہوتا ہے. لیکن چلیں ایک چیز تو اچھی ہو گئی اس کے بعد، وہ یہ ہو گئی کہ اب پاکستان میں موجود لوگوں کو، اداروں کو پتہ چل گیا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی سپورٹس کی بہت ساری فارمز ہیں جس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور کرنا بنتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ہیرو کی کمی نہیں ہے، بس تراشنے والے چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में 1 साल हो गया, ना मसाइल खत्म हुए, ना बयानिया तब्दील हुआ और ना ही मुल्क आगे बढ़ सका। सियासी कुव्वतें एक चौराहे पर जामिद हैं, बल्कि सियासी, मुआशी और इंतजामी सतह पर फैसला साजी में अपाहिज हो चुकी हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बात करने का इंदिया देती हैं, मगर पेशरफ्त नहीं होती। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफ़ी मांगने की हामी भरते हैं, मगर तहकीकात से मशरूत कर देते हैं। यानी बयानात, ऐलानात और एक्टिविटीज़ में तो हम आगे बढ़ गए हैं, मगर हकीकी तौर पर आज भी सियासी इंतशार की उसी कॉर्नर पर खड़े हैं जहां 11 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद खड़े थे। मगर ये सियासी इंतशार अब मईशत, रियासती इदारों की हुर्मत और इंतजामी मामलात को भी अपनी लपेट में ले चुका है। यही वजह है कि अदलिया और पार्लियामेंट बाज फैसलों में आमने सामने आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इदारों के दरमियान फासला आ रहा है, हालात को क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदार पार्लियामेंट नहीं कि अदलिया है। अदारे दरमियान फासला नजर आ रहा है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी। ये पहली बार नहीं कि किसी रुकन कौमी असेंबली ने अदलिया पर तनकीद की। इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर जजेस के फैसलों, तनख्वाहों और मुराद पर तनकीद कर चुके हैं, जबकि पार्लियामान के बाहर तनकीद करने पर सेनेटर फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल कोर्ट से माफ़ी भी मांग चुके हैं। यानी माफ़ी मांगने से बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं और अगर बैठकर बातचीत कर ली जाए तो मामलात आगे चल पड़ते हैं। मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात को लेकर ना माफ़ी मांगते नजर आते हैं और ना बातचीत करने के मामलात आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं, बल्कि अपने कारकुनान को एहतजाज जारी रखने और अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाकर तहरीक चलाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई को ये भी उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं और इसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा या फिर नए इंतखाबात होंगे, और अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या इसके नताइज सभी सियासी जमातों को मंजूर होंगे या फिर धांधली ज़दा इलेक्शन और मैंडेट चोरी का बयानिया लॉन्च किएगा। बात यह है कि मौजूदा सियासी और मौशी बहरान और अदलिया और पार्लियामेंट के टकराव को कम करने के लिए सियासी जमातों और इदारों को क्या करना होगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इरशाद भट्टी साहब ने। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा, ये जो अभी अफवाह कह लें या यूं कह लें कि अभी हवा चल पड़ी है कि शायद गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील हो जाएं, लेकिन MQM ने अभी तक मौक़िफ़ नहीं दिया, आपके पास कोई खबर है इससे मुताल्लिक? हाँ, सुना जा रहा है कि यानी जो गवर्नर तब्दील हो रहे हैं और उसमें सरफ़हरिस्त जो उम्मीदवार हैं वो बशीर मेमन साहब हैं, मुस्लिम लीग के जो सदर हैं, एक्स DG FIA। जी। तो सुना तो जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ सकता है? एक बंदे की तब्दीली होगी एक बड़े घर से, उससे ना पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आवाम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना सियासत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि MQM मान जाएगी इतनी आसानी से? जो भी एक आईनी ओहदा तो है उनके पास। वो आपने फिल्म देखी है कभी, हसीना मान जाएगी? हसीना तो खैर फरार हो गई, लेकिन हसीना मान जाएगी कभी देखी थी? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। या आप अब हसीना कौन है यहाँ पे सर? मेरे से तो आप छोटी होंगी, मेरे से तो आप छोटी होंगी, लगती तो नहीं है, लेकिन मैं कह के आपको खुश कर देता हूँ। इशू ये है कि आपको क्या लगता है, यानी कि MQM मान जाएगी? कोई नेल्सन मंडेला MQM के लीड कर रहा है, कोई बड़ी असली जीती हुई कोई जमात है आगे से, कोई उन असूलों वाली जमात है, कोई नजरिए वाली जमात है, या हमारी सियासत असूलों वाली है, नजरिए वाली है, या यहाँ कोई असूलों की बात होती है? पावर गेम है। अगर आप इस तरफ आप ये करने जा रहे हैं तो हमारे साथ ये कर दें, ये करने जा रहे हैं तो हम ये कर दें, इसी तरह ही है। क्या MQM मान जाएगी? सारी
आपने वो एपिसोड नहीं देखे थे ड्रामे अल्ताफ हुसैन साहब के कि उधर से चौधरीओ लंबरदारों फोन होल्ड करके वॉशरूम चले जाते थे, ये इधर भाई जिंदाबाद, भाई ना करें, भाई मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ना भाई ना भाई ना भाई ना भाई। क्या हुआ उसके बाद? हर हुकूमत में शामिल, हर अपोजिशन में शामिल, हर बुरे में शामिल, हर अच्छे में शामिल। क्या करना है उन्होंने? मान जाएंगे, इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। और अदर वे अराउंड इसको देखते हैं इस एंगल से कि अगर लेट्स सपोज के पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो बातचीत हो गई है और नून लीग अपना गवर्नर मेमन साहब को लगा देते हैं, तो क्या हम इस तरफ आ जाएंगे अब के पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपना शेयर फिर अब मांगेगी काबीना से और बाकी चीजों में? बकरा है ये वो लोग हैं फरवाद जो अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा हराम कर देते हैं, और इन लोगों से कुछ भी बईद है। देखें पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है, अगर हम हालांकि यकीन करें इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करना दुनिया का फजूल तरीन काम है, लेकिन चूंकि आपकी रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ कि अब पीपल्स पार्टी के प्रॉब्लम क्या हैं। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उसका सदर तो बन गया जरदारी साहब, जिनको किसी अस्पताल में होना चाहिए था, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, वो ऐवान सदर एक बड़े आ गए, उनके बजट भी बढ़ गए, मालियों के, गार्डन के, गाड़ियों के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठिकाना उनको मिल गया। उन्होंने अपनी बेटी को खातून अव्वल बना दिया, वो ठिकाना मिल गया। बिलावल को लाइन में लगा दिया कि जा पुत्र तू सारी मुलाकातें खुफिया और ओपन मुलाकातें तू करनी है, अगला वज़ीर-ए-आज़म तू है, लाइन में लग गए। सिंध मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एफिड्रीन वाले, हज स्कैंडल वाले, तुर्क खातून अव्वल के हार वाले और ख़त ना लिखने वाले, और उनको भी चेयरमैन सेनेट मिल गए। 2 गवर्नर भी उन्होंने खड़का दिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आखिरी प्रॉब्लम वो ये है कि पंजाब कभी मिनी लाड़काना होता था, पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से इस वक्त इस घड़ी तक छिन चुका है। अच्छा। और वो तहरीके इंसाफ की झोली में है पके हुए फल की तरह। अब पंजाब में कोई 19-20 हम जो भूखे तरसे हैं उनको कोई थोड़े से ब्यूरोक्रेसी लग जाए, अपने अफसर लग जाएं, फंड्स मिल जाएं, तो ये बारगेन छोटी मोटी चलती रहेगी, होती रहेगी और आगे बढ़ता रहेगा। मुस्लिम लीग के मसाइल क्या हैं? मुस्लिम लीग के मसाइल इससे बड़े हैं। मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह अपने ताबूत में खुद कीले लगा रही है। नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी, वो पता नहीं कहाँ हैं, किधर चले गए। मैं उन सारे दानिशवरों को भी ढूंढ रहा हूँ जब वो लंदन से बाद में चले थे। ये पहले ही वो पुश्त मुबारक जहाज की नजर आ गई, वो जहाज का मुंह मुबारक नजर आ गया, जहाज का पर मुबारक नजर आ गया, जहाज उस हदूद से निकल के उस हदूद में दाखिल हो गया, जहाज अडयाला जेल के ऊपर से आया तो अंदर नारे लगाए गए, अडयाला जेल के ऊपर से जब गुजरा, जहाज उतरा तो हमारा सारा निज़ाम सरेंडर कर गया। नवाज शरीफ साहब के हाथ पे तो कबूतर है, कबूतर जो है उसने आंखों में आंखें डाली हुई हैं, दोनों एक दूसरे को नवाज शरीफ साहब उनको गाने सुना रहे हैं, वो कबूतर को गाने सुना रहे, फिर कबूतर उड़ गया, फिर तोते उड़ गए, फिर पता नहीं सारे ही उड़ गए। तो अब माशाल्लाह वो सारे गायब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग ने अपने मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम ये है कि वो उसको पता है कि साडा पंजाब गया, नंबर 1। दूसरा, इलेक्शन ऑडिट हो गया, असी गए, नंबर 3। हमारे पास गवर्नेंस परफॉर्मेंस है कोई नहीं। हसीना जो फरार हुई है बांग्लादेश से, हसीना जिसने जो मानी नहीं और फरार हो गई, हसीना का फिर भी उसके पास कोई चंद चीज़ें थी कि मैंने गुर्बत से लोगों को निकाला, मैंने इंडस्ट्री को बूम दिया, मैंने एक्सपोर्ट बढ़ाई। साढ़े को तो वो भी कोई नहीं। फिर उसके बाद ये है कि अगर हमारे मुकदमे खुल गए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम होगी, अब हम क्या लॉन्च करें? तो फिर ये सारी चीजें मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी जी ये बदनामी रुसवाई है साढ़े नाल मिल के लवे, तो वो ले और वो चाहती है कि इमरान खान पर अगर कोई संगीन मुकदमा चलाना है तो हमारे साथ खड़ी हो, और अगर पीटीआई पर पाबंदी लगानी है तो हमारे साथ खड़ी हो, अगर हमने अदलिया से लड़ना है तो हमारे साथ खड़ी हो। पीपल्स पार्टी अक्लमंद है, वो थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के खड़ी है। बाकी सारे इसी पे जरा होल्ड ऑन शाद भट्टी साहब, आप बड़ी अच्छी बातें करें। इसी पे एक और सवाल करती हूँ, वैसे तो वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्योंकि पंजाब में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पीटीआई बड़ा टफ टाइम दे रही है नून लीग को, और नून लीग को भी इस बात का पता है, लेकिन माफी मांगे या नहीं मांगेंगे ये नहीं दे रही। बस करें
टफ टाइम बस कर देना यार, सच्ची बातें बताएं कर लोग को, कौन सा टफ टाइम है? ठीक है सर। 8 फरवरी के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट देख ले। हाँ, वो बिल्कुल वो फॉर्म 45, 47 बिल्कुल वो हो जाएगा तो फिर तो पता चल जाएगा। गुजर गया, कल क्या होता है ना आपको पता है ना मुझे पता है। फारिग हो गए लीगी इस वक्त आज की घड़ी तक। ठीक है, आप कह रहे हैं फारिग हो गए लीगी। मुझे बताएं कि ये जो माफी है अगर मांग ली जाती है मंजूर हो जाएगी? देखें बड़ा इफ्स एंड बट्स हैं। एक तरफ तो मैंने ये बताया ना कि हुकूमत अदलिया से लड़ाई के मूड में है, इमरान खान पर मुकदमे और तरीके इंसाफ पर पाबंदी के मूड में है और उसके लिए वो सफ़ें दुरुस्त कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मुसलसल समझाया जा रहा था कि बराए मेहरबानी करके मेहरबानी करें और लड़ाई कम करें। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इस घड़ी तक कोई उनका जो सिग्नल हैं जो इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के वो किसी मोबाइल पर नहीं रिसीव हो रहे या नहीं उनको अटेंड किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर पोजीशन में है कल की निस्बत। और उड़ी उड़ी बातें सुनी जा रही हैं कि फायज ईसा काजी के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का जो मूड है और जो बाहर के हालात हैं, बैरून मुल्क से दबाव है वो, और जितने भी मुल्क दोस्त मुल्क और जितने भी मुआशी इदारे हैं वो जो कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करो, और जिस तरह की परफॉर्मेंस है हुकूमत की और जिस तरह के केसों में रिलीफ मिल रहा है और जो कुछ आगे होने जा रहा है तो उसमें, और जो कुछ इमरान खान साहब की नरम टोन है यानी वो जो कह रहे हैं कि ये 2 महीने की हुकूमत है वो फिर वो उस तब्दीली के साथ मशरूत करके कह रहे हैं खान साहब सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, महीने 2 कर लें 4 कर लें, इमरान खान साहब उसमें थोड़ी सी लॉजिकल बात कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब की बहुत सारी गुफ्तगू लॉजिकल नहीं होती। वो ज़ाहिर एक खिलाड़ी रहे हैं, आज हारेंगे तो वो उनकी ट्रेनिंग ही ये है कि कल वाले मैच में हम जीतेंगे, कल हार गए तो हमने परसों जीतेंगे, तो वो तो खैर। लेकिन इसमें लॉजिक ये वही सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, इलेक्शन ऑडिट है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस है, इनके आपस के इख्तलाफात हैं, बैरूनी प्रेशर है, मईशत है, दहशत गर्दी है, सियासी अदम इस्तेकाम है और सारों का इकट्ठा होना है फाइनली। तो उसमें वो थोड़ी सी स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नरम होके, कभी मुज़ाकरात की दावत दे के, कभी कुछ तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा सामने अभी तक नहीं। हाँ, तो ये इसका भी तो खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा ना। सारी बातें तो ग्रीन सिग्नल के साथ मशरूत है। बल्कि मेरा एक दोस्त है वो ये कहता है फरवा कि कल तक मोबाइल बंद था, आज मोबाइल ओपन है मगर चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो देखें। ठीक है, देखते हैं कि वो मोबाइल चार्ज कब तक होता है और फिर कॉल कब तक जाती है। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, आपने निकाला। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया मरवत साहब वक्त निकालने का। ये जो मशरूत माफ़ी मांगने का खान साहब की तरफ से इंदिया दिया गया है, इशारा किया गया है, वो मुतमईन है कि वो माफ़ी मांगेंगे हालात बेहतर हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी कोई सिग्नल मिला है इस पे कि नहीं? शुक्रिया। खान साहब के जिन अल्फाज को मीडिया ने मशरूत माफ़ी का नाम दिया है, मेरा ख्याल है वो न माफ़ी है न मशरूत माफ़ी है, बल्कि एक चार्जशीट है जो खान साहब ने लगाया है। खान साहब के अल्फाज जो हैं उनको समझना चाहिए, और जिस खान साहब को मैं जानता हूँ या पाकिस्तानी जानते हैं, वो खान साहब ऐसा नहीं है कि वो माफिया मांगे, ज़ुल्म भी उन पे हो, ज़्यादती भी उनके साथ हो, उनकी पार्टी के साथ हो, और माफिया किस उम्मीद पे मांगे? कोई नेकी और खैर की तो तवक्को ही नहीं है किसी से। तो फिर हमें यकीन है कि जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पे कारबंद है, उस एजेंडे को इन्होंने पूरा करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें और तमाम जो उनकी सलाहियतें सर्व करनी है। तो लिहाजा न माफ़ी तलाफ़ी का कोई गुंजाइश है, न खान माफ़ी मांगने वाला। अल्फाज उनके क्या थे? उन्होंने तो ये कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ आप एविडेंस लाएं, आपने CCTV फुटेजेस छुपाई हुई है, और कानून भी ये कहता है और कुरान करीम का हुक्म है वला तक्तुमु शहादता, कि अपनी शहादतों को मत छुपाओ। तो ये इतने सारे वाक़यात हो गए, हर जगह पे CCTV फुटेज है, कैंटोनमेंट जैसे असास इलाकों में,
اور کہیں پہ کوئی CCTV فوٹیج سامنے نہیں آ رہی، کوئی گواہ سامنے نہیں آ رہا ہے، اور جن گواہان کو توڑ کے وہ اپنے سائڈ پہ لے گئے وہ بری ذمہ ہو گئے، تو لہٰذا خان نے تو ایک چارج شیٹ لگایا ہے اس نظام کے خلاف اور کرمنل جسٹس سسٹم کے خلاف۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ معافی جو ہے وہ مانگی ہی نہیں ہے، ٹیکنیکلی معافی مانگنے کا کہا ہی نہیں ہے، معافی نہیں مانگی ہے بلکہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ انصاف کریں تفتیش میں، ٹھیک، اور اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کے گناہ کے حوالے سے وہ تو سب کچھ ہے، موجود ہے سسٹم کے اندر، بس موجود ہی ہیں، باقی ہیں کچھ نہیں۔ اگر کوئی شہادت ہوتی، آپ خود مطلب ایک منجی ہوئی صحافی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں مجھے، میں بہت سارے کیسز میں وکیل رہا ہوں، کہ کیا شہادت ہے 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی امپلیکیشن کی، کوئی ایک شہادت 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ 9 مئی تو بیسیکلی اگر تاریخ سے آپ اس کو نکال دیں نا 9 مئی کا دن، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کا نہ مینڈیٹ چوری ہو سکتا ہے، نہ جھنڈے پہ نہ نشان پہ پابندی ہو سکتی ہے، نہ یہ سلوک رہا ہو سکتا تھا، یہ اٹھایا جانا۔ آپ بھی نہیں نکال سکتے، 9 مئی تو ایک واقعہ جو ہوا ہے اس کو بات چیت کے ساتھ جن کے ساتھ حل کرنا ہے وہی کیا جا سکتا ہے، یا ان کے ساتھ ہی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات، معافی کا تو مطالبہ ان کی طرف سے کیا گیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بات کرنے کے لیے اشارہ دیا گیا؟ دیکھیں میں ایک عرض کر دوں، اگر خان صاحب سے یہ امید باندھی جائے کہ وہ معافی مانگیں گے، تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں پھر ریاستی دہشت گردی اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے پھر کوئی ایک رمق بھی امید کی نہیں رہتی ہے کہ پاکستان کبھی دوبارہ جمہور کی بالادستی دیکھے گا، دستور کی بالادستی دیکھے گا، یا پاکستانی اپنے حقوق سے کوئی امید ہی پھر نہیں رہتی ہے۔ تو لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان کے الفاظ کو آپ معافی سے تشبیہ دیں، اور ایک بات یاد رکھی جانی چاہیے کہ یہی خان کا ڈٹ جانا تھا اس ظلم اور جبر کے خلاف کہ آج وہ مقبولیت کے معراج پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ کنسٹرکشن اور یہ نتائج جو اخذ کیے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے کہ خان صاحب سے معافی اگر یہ ایزیوم کیا جائے کہ وہ معافی مانگیں گے تو وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور جو بیانیہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس موجود ہے وہ اس سے یو ٹرن بھی کسی صورت نہیں لیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر حکومت کی طرف جائے اور حکومت، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بتدریج جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، لالیسنس ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے وہ افعال سر انجام دے رہے ہیں جو ان کے نہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نہ ان کے فرائض میں آتے ہیں۔ ملک جو ہے وہ ایک ہی امید رکھ سکتا ہے۔ اب یہ جو بنگلہ دیش میں واقعات ہوئے، میرا خیال ہے پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ میں اسی پہ ہی سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے مروت صاحب، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تیاری رکھیں، مگر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی تیاری رکھنی چاہیے، کس قسم کا خوف رکھنا چاہیے؟ خدا نہ خواستہ 9 مئی جیسا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا بیکلش جو ہوا، اب اگر بنگلہ دیش کی مثالیں یہاں پر قائم ہونا شروع ہو گئی تو بڑا زوال آ جائے گا۔ کوئی زوال نہیں آئے گا، عروج تو تب ہی ہوگا جب اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام سے پاکستانی چھٹکارا پالے۔ یہ ملک ہے جو آپ کے سامنے ہیں، آپ کی میڈیا کی آزادی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی آزادی ہے، عدالتوں کی آزادی ہے، اور چند اشرافیہ جو ہیں وہ اس پورے نظام پہ قابض ہیں۔ تو لہٰذا جو بنگلہ دیش میں ہوا، بنگلہ دیش میں جو ہوا ملتے جلتے حالات تھے۔ یہی کام حسینہ واجد نے کیا تھا، الیکشن جو ہیں چوری کیے،
ٹھیک ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مروت صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھوک ہڑتال کی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا، گرینڈ الائنس کی بات کی. پرابلم یہ ہے کہ آپ جس بھی پلیٹ فارم سے آواز اٹھانے کی کوشش کرتے کامیاب نہیں ہو پا رہے آپ لوگ، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب موقع ملے گا تو میرا خیال ہے ابھی خان صاحب نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں احتجاج کرنا ہے. یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، اور اگر کوئی احتجاج ہوگا بھی، کوئی جدوجہد ہوگی بھی، تو پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہوگی. پاکستان میں وہ لوگ جن کا کردار نہیں بنتا ہے اور پاکستان کو چلا رہے ہیں، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ حکمرانوں کو بٹھایا گیا ہے. یہ تمام مل کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، نون ہے، پیپل پارٹی ہے، اور الیکشن کمیشن ہے، اور ان کے جو دیگر سہولت کار ہیں، پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو لہذا ضرورت ہے، سوچنا چاہیے، بہت ہو گیا. اور اگر بالفرض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت کے زور پہ 25 کروڑ عوام کو سرنگو کر سکتے ہیں، تو اگر 4 لاکھ بنگالی جو جن کی کل مجموعی تعداد 17 کروڑ ہے وہ نکل کے تیا پانچا کر سکتے ہیں، تو کیا کوئی یہ اخذ کرے کہ پاکستان میں ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں غلط فہمی کا شکار ہے. میں آپ کو عرض کر دوں، بنگلہ دیش کے حالات نے پاکستانیوں کو ایک تحریک دی ہے، ایک محرک دیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے دیکھیں ہم سب کو اس سے پہلے کہ پاکستان میں پاکستانی نکل کے اپنی آزادی کا نعرہ بلند کریں، ان تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ایسا ہونے سے ملک کی خدمت ہوگی، یا یہ تسلسل جو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے وہ جو ہے ملک کے لیے یا ملک کی بقا کے لیے کوئی سہل یا کوئی سبیل ثابت ہوگا. میں صرف مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی بڑبولی کی بات نہ سمجھیں. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہفتے کے اندر جو ہیں وہ سب سے مضبوط حکمران جس نے اپنے رشتہ دار کو افواج کا سربراہ بنایا ہوا تھا، انٹیلیجنس اس کے تابع تھی، الیکشن کمیشن اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کا کیا اثر ہوا؟ تو لہذا پاکستان میں ایسے حالات خدا نہ کرے کہ ہو جائیں، لیکن مجھے نظر آ رہا پوچھنا ہے کہ یہ آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک. مروت صاحب، لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر حکومت سے بات چیت کر لی ہم نے تو پھر یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. تو خیر اگر چلی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، تو بات چیت کر لیں، پھر اس گورنمنٹ سے بات چیت کر لیں اگر وہاں نہیں ہو رہی جہاں ہم چاہ رہے ہیں. تو تک نہیں بنتی ہیں گورنمنٹ سے بات چیت کی. ہاں ایک حل ہے کہ اگر پاکستان کے تمام مقتدر ادارے بشمول عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور میجر سیاسی پارٹیاں یہ بیٹھ کے سوچ لیں کہ آیا یہ جو جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے یا چلا رہے ہیں یہ پاکستان کی خدمت ہے یا ڈس سروس ہے. اور اگر یہ سب ریئلائز کر لیں کہ ملک کو ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر آف ڈسیپشن سے، اور ملک کو صحیح معنوں میں معیشت کو مستحکم کرنا ہے، جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے سب کو معلوم ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے. اور ایک قربانی دینی ہوگی، وہ یہ ہے کہ تمام یہ قوتیں صرف یہ قربانی دے دے کہ ملک کی جو بلائی ہے اور ملک کی فلاح جو ہے اس کو برتر حیثیت دی جائے ذاتی مفادات میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جیسے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے گورنمنٹ 2 مہینے کی مہمان ہے، وی آل نو کہ سپریم کورٹ میں ایک تبدیلی آنے والی ہے. آپ لوگ بھی وہی سب کچھ ایزیوم کر رہے ہیں یا وہی پرسیپشن لے کے چل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تبدیلی آئے گی تو کیسز چھوٹ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہی کام جو آپ اپنے مخالفین پر الزام لگاتے ہیں، تو پھر ایسے کیسے چلے گا؟ اب میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تبدیلی سے کوئی خاص فرق پڑے گا.
अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये निज़ाम के जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद इतना फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अगर हालात जो हैं अवामी सतह पे एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते हैं या पॉपुलर नारा जो है वो इंसानी बुनियादी हकूक़ की आज़ादी बन जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसी पॉपुलर स्लोगन को जो है शायद फॉलो करे। ठीक, मैं लास्टली 2 छोटे छोटे सवाल आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की बातें काफ़ी देर से चल रही हैं, इसका एतराफ़ बाय द वे खान साहब ने खुद भी किया है, 2 ग्रुप्स का हवाला दिया है। लेकिन अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जहाँ गवर्नमेंट मौजूद है, वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ अहबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुश नहीं हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। इसकी तरदीद या तस्दीक कर दें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बहुत और सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों लोग हैं इसमें, और इख्तिलाफ राय जो है पार्टियों में होता है, खसूसन उन पार्टियों में जो जमहूरी अक़दार पे यकीन रखती हैं। जहाँ तक केपी के हालात को स्पेसिफिकली आप कोट कर रही हैं, जहाँ मुझे इल्म है, मैं राब्ते में हूँ वज़ीर आला साहब से और जो कैबिनेट के हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, और चूँकि मेरा सूबा है तो मुझे इदराक है। छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमारी पार्टी की जो तश्कील है वो इस तरह है कि यहाँ पे कोई खान के जुम्बश आबरू से हट के इधर उधर नहीं कर सकता है। जो खान चाहता है वही होता है, किसी की शायद मजाल ना हो। तो लिहाजा अगर कोई इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, जिस तरह मरकज़ में आपने हमारे देखे इनफरादी तौर पर, जिसको आपने 2 ग्रुपों की बात की, कोई 2 ग्रुप नहीं थे। हम मेरा मिसाल के तौर पे मिसाल दें तो कुछ हमारे पार्टी के दोस्तों के साथ इख्तिलाफात थे, जो जिसका आपको भी इल्म है, पूरे पाकिस्तान को इल्म है। तो ये मेरे इख्तिलाफात खान साहब के साथ तो नहीं थे और न पार्टी के किसी काज के खिलाफ थे, लेकिन जाती एक इनफरादी नुक्ते नजर पे इख्तिलाफ हो सकता है। लास्टली मैं अमरवत साहब आपसे पूछना चाहूंगी, 2 महीने का जी 2 महीने का खान साहब ने कहा है, खान साहब की वापसी का आपको कोई इल्म है? इस साल, अगले साल, उससे अगले साल? मुझे ये इल्म ज़रूर है कि खान साहब ये फैसला कर दें और पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे दे दें, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में मैंडेट की रिकवरी भी होगी और खान साहब भी होगा, और ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। तो फिर उनको दे देनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं दे रहे? फिर एहतजाज जरूरी है। आपने तो उस जमाने में बंदे इकट्ठे कर लिए थे जब आपकी पार्टी के दीगर लोग नहीं इकट्ठे कर पा रहे थे। आपको जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल रही? क्या आड़े आ रहा है? बहुत सारे इसकी वजूहत हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं ये कह रहा हूँ, ये एक फैसला है जो खान साहब को करना चाहिए। और मेरी तो ये ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी के काम आ सकूँ, बावजूद इसकी कि मेरी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट करने का शोशा छोड़ा गया। और मुझे ये भी इल्म है कि बाज़ चीज़ों में शायद खान साहब की मर्जी भी शामिल हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये ज़रूर चाहता हूँ कि एक आखिरी हम जद्दोजहद जरूर लड़ें, खान के लिए भी और पार्टी के लिए भी जरूर लड़ें। और आपने ये जो ख्वाहिश का इजहार किया है, इस पे भी अगर आप खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा सकें। शेरवाज़ अहमद साहब कहते हैं कि मुझे दे दें जिम्मेदारी और फिर मैं गवर्नमेंट को देखता हूँ। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह।